जय जगन्नाथ व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। उसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हैं। ये वीडियो भी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। फास्ट इंग्लिश प्रैक्टिस। तो हमने क्या देखा था प्रीवियस सेशन में? हमने क्या देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया, कैसे उनको चार्टर मिला, उनको परमिशन मिला, किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। तो वो सिंगल क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने परमिशन दिया था, इसलिए वो आकर यहाँ पर ट्रेडिंग करने लगे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब वो भारत में आए थे, इंडिया को आए थे, उन्हें बहुत सारे कंट्री में, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारे कंट्री में वो ट्रेडिंग कर सकती थी। ईस्ट पर्सन में वो ट्रेडिंग कर सकती थी। इसलिए जब हमारा इंडिया में बहुत सारा रिसोर्स था, उन्हें बहुत सारा रॉ मटेरियल बहुत इजीली चीप रेट में मिल जाता था, इसलिए वो यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उससे पहले ही पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ये सारे क्या कर रहे थे? यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोच रहे थे कि हम सिंगली, हम अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमें कोई भी नहीं कम्पीट करेगा, हमारा कंपटीशन किससे नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने आकर देखा, जबकि वहां पर पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच भी थे। तो कैसे उन्हें क्या करना है, कैसे भी करके इन्हें, ये जो ग्रुप है, इन्हें हमें भगाना है इस इलाके से। क्या? क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सके, बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सके। इसलिए अगर कंपटीशन होगा तो आपका बेनिफिट बहुत कम होगा। इसलिए वो करना चाहे कि कैसे हमारा जो राइवल है, जो कि पोर्तुगीज, डच और जो फ्रेंच है, इन्हें हम कैसे यहाँ से भगाए। तो वो क्या करते थे, जो पोर्तुगीज, फ्रेंच ये सब होते थे, उनका जो शिप जाता था, जो कि रिसोर्स यहाँ पर लेके जाते थे, रॉ मटेरियल, वो क्या करते थे, उन्हें वो उनका शिप भी लूट लेते थे। उनके जो पायलट था, उनको परेशान करते थे। वो ऐसे ही कुछ ये हरकत करके उन्हें भगा देते थे। तो उन्हें देखो, पहले आप अगर आओगे किस जगह में, तो पहले आप देखोगे कि हमें पहले कहाँ पर रहना है। आप अगर कभी भी आप अगर ट्रेडिंग करने के लिए जाओ, और घूमने के लिए भी जाते हो 1 महीने और 2 महीने के लिए, तो आप देखते हो कि हमें पहले कहाँ पर रहना है। 2 महीने तक तो आपको ऐसे नहीं हो सकते आप यहाँ वहां घूम सकते हो, कहीं भी रहना चाहोगे, पहले रहेगे तो आप शांति से चैन की नींद लोगे, खाओगे पियोगे, तब आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो, घूमना फिरना ये सब कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहिए वो सोचने लगे कि हम कहाँ पर अपना सेटलमेंट बसाएं, कहाँ पर हम रहना चाहेंगे। तो उन्होंने पहला फैक्ट्री जो उन्होंने बनाया था, बैंक ऑफ रिवर हुगली, 1651 में वो रिवर के एरिया में बसाया था। आप सोचोगे कि रिवर एरिया में क्यों? देखो, रिवर एरिया में अगर आपको पानी मिलेगा, वहां पर ट्रेडिंग, देखो अगर वो शिप में ही, उस जगह उस वक्त शिप में ही ट्रेडिंग होता था, सो यहाँ पर पानी है तो शिप यहाँ से जा सकता है, इसलिए वो हुगली में अपना फास्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे। समझ में आया? दिस वॉज द बेस्ट, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स। दिस वॉज द बेस्ट फ्रॉम व्हिच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेट। इसका मतलब है कि पहले उसके बाद में वो अपना सेटलमेंट बढ़ाते गए, ट्रेडिंग करते करते गए। ये उनका बेस था, पहला सेटलमेंट था कहाँ पर? हुगली के किनारे। दी फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस। देखो फैक्ट्री है, आप अगर इस जगह में आप चूज कर लिए हम यहाँ पर रहेंगे, तो आपको आप बहुत सारे कपड़े, अपना खाद्य पदार्थ होगा, फूड होगा, ये सब सारे लेकर गए होगे, तो आप रखना चाहोगे वो सारे। तो ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत सारे, अगर कोई भी आप खरीद कर लाते हो तो वो आप उस जगह पर रखोगे, तो उन्हें वो बोलते थे वेयर हाउस। समझ में आया? वेयर हाउस में वो क्या करते थे, अपना जो सामान था, जो भी कुछ रिसोर्सेस था, जो भी कुछ
रॉ मटेरियल था वो वहां पर गुड्स थे, उन्हें वो स्टोर करके रखते थे। समझ में आया? वेयर हाउस का मतलब क्या है? वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर, जो कि एक्सपोर्ट होगा। इसका मतलब है कि जो गुड्स वहां पर रखते थे फिर उसके बाद अपने देश को ले जाते थे। तो हमारे यहाँ से क्या होता है, हमारा यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया से वो एक्सपोर्ट करके ले जा रहे थे। समझ में आया? स्टेट एक्सपेंड एंड इटेड ऑफिसर्स हुज कंपनी ऑफिशियल स्टेट, और यहाँ पर कितने सारे हमारा कितने सारे गुड रहे, गुड्स कितने सारे हमारा जो गुड्स और जो स्टेशनरी और कुछ आइटम जो हमने रखा कितने रहे, कितने को हमने एक्सपोर्ट किया, इसका वैल्यू क्या है, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए बहुत सारे करते थे, इसलिए वो नोट डाउन करके लिखते थे। तो नोट डाउन के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, जैसे बहुत सारा अगर सामान होगा तो बहुत सारे लोग चाहिए होंगे उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो कंपनी का ऑफिशियल भी वहां पर थे जो कि ये सब सारे मेंटेन कर रहे थे। कंपनी ऑफिशियल सेट आपको समझ में आया? जो कंपनी उस प्लेस में ही अपना अपना ऑफिस सेट कर लिया, जैसे कि ऑफिशियल भी वहां पर उस जगह पर रहने लगे। ठीक है, पहले आप आए, पहले हम जाए कोई भी उस जगह पर अपना घर बनाया और किराना रेंट में कुछ भर लिया और कुछ कर दिया, उसके बाद अपने जो जो कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए था उन्होंने वो एक स्टोर हाउस की तरह वहां पर रखे, उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस की तरह वहां पर रखते थे। और कितने प्रोडक्ट वहां पर सेल हुआ, कितने डे हुआ, कितने एक्सपोर्ट हुए, ये सारे सब मेंटेन करने के लिए एक ऑफिशियल था जो कि ऑफिशियल वो मेंटेन करते थे। अब ट्रेड एक्सपांड होने लगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आए, बहुत सारे बेचे गए, बहुत सारे एक्सपोर्ट होने लगे, तो एक्सपांडेड हो गया ट्रेड। दी कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। वो बोलने लगे जो भी कोई मर्चेंट होगा और जो भी कोई ट्रेडर होगा, बहुत सारे ट्रेडर होंगे, ब्रिटिश के अभी भी बहुत सारे ट्रेडर होंगे, तो वो करने लगे, और जो इंडिया के जो ट्रेडर होंगे वो कहने लगे कि जो भी ट्रेडर होगा वो यहाँ पर आए और यहाँ पर फैक्ट्री बनाए। फैक्ट्री हम कहाँ पर बनाते हैं? जहां पर बहुत सारे रॉ मटेरियल होता है। जब हम एक स्टील इंडस्ट्री बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोल है कि नहीं, यहाँ पर लेबर है कि नहीं, यहाँ पर हमें फैक्ट्री बनाने के लिए प्लेस हाइट है कि नहीं, ये हम सब देखते हैं। तो जो कंपनी ने देखा कि यहाँ पर हम ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी यहाँ से अच्छे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नदी है, शिप के माध्यम से कर देंगे। यहाँ पर हम स्टोर हाउस की तरह वेयर हाउस भी बना चुके हैं जहाँ पर हम सारे गुड्स प्रोडक्ट ये सब रख रहे हैं। तो वो करना चाहिए कि जो भी कोई ट्रेडर होगा वो यहाँ से डायरेक्ट गोदाम से ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए उन्होंने बोला था। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए पोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो पोर्ट क्या होगा? एक सेटलमेंट होगा और पोर्ट होगा। पोर्ट इसका मतलब है कि आप कभी कटक के बारावाटी पोर्ट गए हो, तो वहां पर एक बड़ा इलाका होता है, जैसे कि आप अब देखते हो कि महल की तरह, जहां पर भी आप एक कॉलोनी, जैसे कि आप जो एक सोसाइटी, जैसे आप सीरियल देखते हो गोकुल धाम सोसाइटी, आप देखो, आपको आपके तरीके से अगर हम जब समझाएं तो आप इजीली याद रख सकते हो। तो हम आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी। तो आप देख रहे हो कि उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फैमिलियां वहां पर बसती हैं कॉलोनी में, और वहां पर एक सोडा दुकान है जो कि रात में वो खाने के बाद वहां पर जाते हैं टहलने के लिए, मजा मस्ती करने के लिए। ठीक है, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लगे, देखिए यार हमने तो यहाँ पर सेटल कर लिया, हमने तो यहाँ पर वेयर हाउस रख लिया, तो हम क्यों ना यहाँ पर एक बड़ा इलाके कर दे, एक फोर्ट जैसा बना दे, जैसे कि यहाँ पर सब सारे जो भी हम ढूंढेंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो उन्होंने वहां पर फोर्ट बना लिया। समझ में आया? पहले सेटलमेंट करे, उसके बाद जो स्टोर हाउस की तरह वेयर हाउस बनाए, उसके बाद उसको बड़ा फैक्ट्री बनाए, उसके बाद छोटा छोटा फैक्ट्री बनाए, उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा फोर्ट बना ले। समझ में आया? By 1696 it began building a fort around the settlement. तो उन्होंने फोर्ट भी बना लिया। 2 years later यानी कि 1698 it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी right over 3 villages. तो ये देखने लगे, अरे हमने तो बहुत सारा ट्रेडिंग भी कर लिया, हमने तो बहुत सारा बेनिफिट भी कमा लिया,
अब हम चाहेंगे, देखो अगर आप कैसे एक इलाके में रहोगे तो आपको रूम का रेंट देना होगा। आप मान लो गोकुलधाम सोसाइटी ने बना दिया, ये सब सारे कर लिए, मगर उस गोकुलधाम सोसाइटी के लिए, टोटल इलाके के लिए आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स आप किसको दोगे? जो उस जगह का, टोटल जगह का जो लैंडलॉर्ड होगा उसको देंगे। वैसे ही जो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमने तो यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया, ये सारे कुछ कर लिया, मगर यहाँ का जो टैक्स है, हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। किसको बताओ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको टैक्स देना होगा? किंग्स को। किस किंग्स को? जो उस जगह का जो किंग होगा, उस जगह का जो लोकल रूलर होगा, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो वो बोल रहे कि अगर हम टैक्स देंगे तो हमारा पॉकेट में ही जाएगा ना, तो हम ये टैक्स नहीं देंगे। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारा सेविंग होगा ये मनी। समझ में आया? तो कैसे हम इस जगह का टैक्स नहीं देंगे? अगर ये जगह ही हम खरीद ले तो हम अब टैक्स नहीं देंगे। अगर आप एक जगह को खरीद लोगे तो आप उस जगह का भाड़े, जो उस जगह का जो आप क्या करोगे, वो जो भाड़ा होगा, जो रेंट होगा, आप नहीं दोगे। ठीक है, तो आप उस जगह का भाड़ा नहीं दोगे, रेंट आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप उस जगह को खरीद लोगे। समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स भी चाहे, ब्रिटिशर्स ने ये चाहा कि क्यों ना हम इस जगह को ही खरीद ले। इसका मतलब है कि क्यों ना हम इस जगह को अपने कंट्रोल में ले जाएं। अगर हम कंट्रोल में ही ले जाएंगे तो हमें उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे हम टैक्स लाएंगे, कैसे हम इस जगह को खरीदेंगे? वो तो लोकल रूलर के पास होगा। तो रूलर को हम कैसे मनाए? कोई भी रूलर नहीं चाहेगा कि हम तुम्हें, जब उसका टैक्स आ रहा है तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको हम बेच देंगे। बेचने के लिए कोई भी नहीं चाहेगा। तो जो मुगल जो रूलर थे, वहां पर उस वक्त मुगल रूलर थे, तो मुगल रूलर के कुछ ऑफिशियल होते हैं, जैसे कि कोई भी, तो जैसे कि रावण घर में विभीषण था, जो कि रावण के सारे जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो रामचंद्र को बता लिया। इसलिए राम ने क्या किया, उस जगह पर जाकर रावण को मार सका। घर में कोई होना चाहिए जो कि आपको खबरें देने की, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई होना चाहिए। तो मुगल रूलर के कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ ऑफिशियल होते। समझ में आया? जैसे कि आप मान सकते हो कोई सेनापति होगा और कोई मंत्री होगा और कोई सोल्जर होगा, जो कि छोटे छोटे कुछ इन्फॉर्मेशन देता था। इसको इस ब्रिटिशर्स। तो उससे क्या मिलता था? ब्रिटिशर्स उन्हें पैसा भी देते थे, तो वो खुश और ब्रिटिशर्स भी खुश। ब्रिटिशर्स क्यों खुश हुए? मुझे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए। तो उन्होंने क्या किया? ब्राइब मुगल ऑफिशियल। समझ में आया? वो ब्राइब दे रहे थे, आप बता दो, हम आपको कुछ पैसा कुछ देंगे। तो मुगल ऑफिशियल जो क्या थे, उन्हें तो सैलरी मिलता था मुगल के दरबार से, मगर ब्रिटिशर्स के पास वो कुछ इन्फॉर्मेशन देके कुछ ब्राइब लेते। समझ में आया? into giving the company जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज। तो ऐसे करके छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके वो 3 जमींदारी अपने आप वो मुगल रूलर के पास उससे छीन कर ले गए। कौन? ब्रिटिशर्स ने। समझ में आया? उनका कितना माइंड था ना, ट्रांसपेरेंसी कैसे दिमाग था। वन ऑफ दिस वाज कालीकता, which later going to the city of कलकत्ता, और कोलकाता as is known, जो हम बोलते हैं कलकत्ता और कालीकता। तो उन्होंने ऐसे करके कालीकता को अपने कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। तो फरमान, इसका मतलब क्या है? देखो फरमान कैसे आपको याद रखोगे? आप अपने मम्मी को बोलते हो, मम्मी मुझे आज गाजर का हलवा चाहिए। आप ऑर्डर देते हो, डिमांड कर रहे हो, फरमाइश कर रहे हो। जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जो प्रेस्टीज का, इनके दोस्त आए हैं, उनका फरमाइश है गाजर का हलवा बनाने के लिए। वो मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा है, मगर आप जब देखते हो तो भी याद रखते हो ना। तो यहाँ इनका फरमाइश है कि गाजर हलवा बना। तो फरमाइश इसका मतलब है कि आप कुछ
ऑर्डर कर रहे हो, कुछ डिमांड कर रही हो, तो वैसे ही जो कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डिमांड कर रहे थे किससे, मुगल एम्परर जो थे औरंगजेब, उन्हें डिमांड कर रहे थे कि आप हमें दे दो, हम ट्रेडिंग यहाँ पर करेंगे टैक्स फ्री, कोई भी टैक्स हम नहीं देंगे, टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए आप हमें एक ऑर्डर दे दो, आप हमें फरमाइश दे, आप हमें ऑर्डर दे दो, ठीक है, फरमाइश फरमान, आपको एक ऑर्डर है कि आप, तुम्हें ये ऑर्डर दिया गया तो आप अपना मर्जी जो भी कुछ चाहो कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलोगे तुम जहां चाहो तुम घूम सकते हो, तो आपको, तो तुम्हें ऑर्डर मिल गया, तो अगर तुम्हारा कोई भाई बहन बोलेगा कि हाँ तुम वहां पर गए थे, मैं पापा को बोल दूंगा, तो बोलोगे तुम बताओ मैंने तो फरमान ले लिया है अपने पेरेंट्स से। वैसे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो चाह रहे थे कि एक फरमान, एक रॉयल ऑर्डर चाह रहे थे, जैसे कि वो ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री वो क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके, इसीलिए। तो ये पैराग्राफ में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, जरा पढ़ लो, 1 मिनट 2 मिनट में पढ़ लो पहले। हम एक स्टोरी की तरह आप बता रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा दिन तक ये याद कर सकते। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं। The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. तो वो बोलना चाहे आपने हमें इतना फैसिलिटी दिया तो आप और फैसिलिटी, आप और हमें कुछ फायदा करो, आप हमें कुछ और कंसेशन दो। कंसेशन हम का जब हमारा हम वो कंसेशन, इसका मतलब है कि आपको समझ में आया कंसेशन क्या मीनिंग है, नहीं ना? आपको अगर बोला जाएगा कि आपको 2 चैप्टर लिखकर लाना है, आपका क्लास टीचर बोलते हैं मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको लिख के लाना है, मैं आपका नोट चेक करूंगी, तो आप क्या करते हो, लिखते हो, तो आप बोलते हो कि मैम हमारा और भी कुछ सब्जेक्ट है, हमारा और भी कुछ होमवर्क है, हम ये 2 नहीं कर सकते, आप अगर हमें कुछ कंसेशन कर दो ना, हम एक चैप्टर लिख कर लाएंगे और फिर बाद में हम और एक चैप्टर लेकर लाएंगे। तो आप क्या करते हो, मैडम को बोल रहे हो, जो टीचर को बोल रहे हो कि आप हमें कुछ कंसेशन दे दो, ठीक है, कंसेशन दे दो, इसका मतलब है कि जो हमारा जो होमवर्क है उसे थोड़ा कम कर दो। तो वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बोल रहा था कि जो आप हमें जो टैक्स दे रहे थे, अब हम थोड़ा और कम कर दो ना टैक्स, जो तो हम इस इलाके में जो ड्यूटी फ्री टैक्स कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो आप टैक्स हमसे कलेक्ट करते हो, और टैक्स थोड़ा कम कर दो तो हम टैक्स कम देंगे, समझ में आया? तो वो कंसेशन करने के लिए कहते थे, किसको, मुगल रूलर को। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, मैनिपुलेट इसका मतलब है कि जो जो उन्हें प्रिविलेज मिलता था, वो प्रिविलेज इसका मतलब है कि जो सुख सुविधाएं मिलता था वो ज्यादा से ज्यादा वो उठाने लगे, और बहुत उठाने के लिए वो बहुत, मैनिपुलेट मीन्स ज्यादा से ज्यादा, तो जो प्रिविलेजेस मिलता था उन्हें वो ज्यादा करने के लिए कहते थे। जैसे कि आप अगर को बोला जाएगा कि आप स्कूल जाओगे तो खाली हाथ कैसे जाओगे, आपके लिए एक बैग खरीद कर लाया जाएगा, उसके बाद आप बोलोगे कि मैं चलकर नहीं जा सकता, तो आप बोलोगे कि मुझे साइकिल चाहिए, तो आपको क्या है, जो सुख सुविधाएं मिल रहा है तो आपका जो ज्यादा हो रहा है। वैसे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बोल रहा था कि मुझे, हमें कंसेशन भी देना चाहिए, और जो हमें जो प्रिविलेजेस मिल रहा है वो हमें और ज्यादा कर दो, हमें और सुख सुविधाएं दो, वो बोल रहे थे किसको, मुगल। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जो औरंगजेब ने फरमान दिया था, ठीक है जी लो अपनी जिंदगी, वो अपना एक फरमान दे दिया, इसका मतलब है कि तो अपना जो ट्रेडिंग है वो ड्यूटी फ्री कर लो, हम कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हम तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, तो वो क्या रहते,
जो औरंगजेब बोले थे कंपनी के लिए कोई जो अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, मगर ये जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो तो ट्रेडिंग करके भी जो लोग लाया करते थे, मगर उन्हें प्राइवेट भी ट्रेडिंग होता था। जैसे कि कोई एक डीलर होगा, वो पब्लिक को सप्लाई करेगा, सपोज जो पीडीएस सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मानो ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पर नहीं रह रहा होगा, वहां पर सपोज 1 मंथ और 2 मंथ के लिए वो वहां पर विजिट में अगर गया होगा वो व्यक्ति, तो उसका जो शहर का था, जो भी अनाज होता था, वो जो डीलर होता है वो क्या करता थे, वो अपने आप ही रख देता है, अपने घर में ही वो स्टोर करके रखता है ना। तो डीलर शॉप में वो क्या करेगा, उस जो वहां पर जो वो जहां पर जो रह गया, जो कि जो उस पर्सन का था, उस व्यक्ति का, जो जिन्होंने नहीं लिया है, इसका मतलब है कि जो भी कुछ नहीं लेता है, जो उनका जो उसका पार्ट, जो उसका शेयर, वो डीलर अपने आप ही रख देता है। वो डीलर क्या करेगा, उसको किस और आदमी को बेच देता है। आप देखते हो कभी कभी। तो वो जो इसे वैसे ही जो ब्रिटिश कंपनी थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो क्या कर रहे थे, जो तो कंपनी के ट्रेडिंग कर रहे थे, जो उन्हें मुनाफा मिल रहा था, उन्हें जो सैलरी मिलता था, वो सो अलग। और ये जो थे, जो कुछ कुछ गुड्स और प्रोडक्ट अपने आप रखते थे, उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में बेच देते थे, इसलिए उन्हें अपना पर्सनल प्रॉफिट भी होने लगा। तो ब्रिटिश जो औरंगजेब ने फरमान दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए था, मगर जो प्राइवेट ट्रेड, जो लुच्चा छुपी कर रहे हैं ट्रेडिंग, उनके लिए नहीं था। वो टैक्स देंगे। They refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो बोल रहे थे कि हम प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, हम क्यों टैक्स देंगे, जब हम ब्रिटिश के ऑफिशियल ही है ना, तो हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। तो एनोरमस लॉस, बहुत सारा बंगाल के लिए लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ, बंगाल का, यानी कि जो औरंगजेब था, मुगल रूलर था, उनका लॉस हुआ। कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ट्रेडिंग करता तो अगर ड्यूटी फ्री नहीं होता तो वो कुछ टैक्स देता, और यहाँ पर जो कंपनी ऑफिशियल है वो भी कुछ टैक्स दे दे, तो बहुत सारे टैक्स कलेक्ट हो गए, तो उनके पास पैसा होगा। किसके पास, मुगल रूलर औरंगजेब के पास। अब मुगल रूलर औरंगजेब के पास कोई भी पैसा नहीं है, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट होता था वो अब कुछ नहीं कलेक्शन हुआ, यानी कि रेवेन्यू लॉस हो गया। पैसे को हम 60 वर्ड में बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है। अब उनका रेवेन्यू अब नहीं हुआ, लॉस हो गया। अगर उसके ठीक है, उसके बाद कावकुर्दी नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो वहां पर मुगल का रूलर थे, सॉरी बंगाल का रूलर थे। मुगल जो थे पूरे इंडिया का रूलर थे, कौन, मुगल का रूलर औरंगजेब, मगर उस इलाके का, उस जगह का इलाके का नवाब थे मुर्शिद कुली खान। समझ में आया, मुर्शिद कुली खान। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी हम बताएंगे। देखो यहाँ पर एक जो मुगल रूलर थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, आप ट्रेडिंग करना चाहोगे किस इलाके में, कलकत्ता में, तो आप कोलकाता के रूलर के पास परमिशन लेना चाहिए था, मगर ये टोटली जो इंडिया के रूलर थे, जो कि मुगल रूल कर रहे थे, उनसे वो क्या करने लगे, उनसे फॉर्मेट लेकर आके यहाँ पर ट्रेडिंग करने लगे। तो आप अगर सपोज आपको हम एग्जांपल लेंगे। देखो सपोज आप आए यहाँ ओडिशा में ट्रेड करने, ओडिशा में आए ट्रेडिंग करने, मगर आप टोटली परमिशन लेकर आ गए हो इंडिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप परमिशन लेकर आ गए हो। फिर भी आपको किसका परमिशन लेना चाहिए था, ओडिशा का परमिशन लेना चाहिए था, क्योंकि देखो आप जीएसटी देते हो, जीएसटी अगर देते हो तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दोनों पार्ट होता है, जैसे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अगर आप कुछ भी खरीदते हो, अगर जैसे कि यूनिफॉर्म के लिए आप कपड़ा खरीदते हो, तो आप देख सकते हो वहां पर सीजीएसटी लिखा होगा और एसजीएसटी लिखा होगा। तो सेंट्रल को वो टैक्स मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है। समझ में आया। तो जब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो लेकर आ गए यहाँ पर ओडिशा में, वो क्या करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे सपोज, तो ओडिशा के गवर्नमेंट को वो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो अपना मनमर्जी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ओडिशा का जो गवर्नमेंट होगा वो मानेगा। तुम इंडिया का गवर्नमेंट का ला सकते हो जो ऑर्डर, अगर ओडिशा के गवर्नमेंट का जो ऑर्डर में मानना होगा, हमें हमारा भी ऑर्डर लेना चाहिए था। तो जो मुगल का रूलर थे, जो कि मुर्शिद कुली खान थे,
उनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग करने के लिए आया, तो उनका जो फरमान था, उनका जो ऑर्डर नहीं लिया था, उनका परमिशन भी नहीं लिए थे। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो मुर्शिद कुली खान को क्या लगेगा, आओ हम तुम्हें बैठकर पूजा फूल बनाए, पूजा करें, बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा, वो क्रोधित हो जाएगा, चलो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब होगा युद्ध, वार होगा। किसके बीच में? विजिटर्स एंड मुर्शिद कुली खान। तो आपको ये स्टोरी समझ में आया क्यों मुर्शिद कुली खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वार करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए चाहा। ठीक है। उसके बाद हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। देश के अब युद्ध होगा, अब बैटल होगा। करेंगे बैटल, आज ही कर देंगे। देखो, थ्रू दी अर्ली 18th century the conflict between the company and नवाब ऑफ बंगाल intensified। तो वैसे ही जो बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता गया। वो टैक्स नहीं दे रहे थे, वो बंगाल के नवाब बोले तो क्या तुम मनमर्जी ये अपना कुछ काम कर रहे हो, हमें कुछ भी टैक्स नहीं दे रहे हो, तो वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब asserted the power and autonomy as other regional powers were doing at that time। तो औरंगजेब के डेथ के बाद जो बंगाल नवाब था, देखो औरंगजेब वो था कि इंडिया गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल ही हमारा वीक हो जाएगा तो स्टेट बोलेगा हम एक कंट्री है, स्टेट बोलेगा हम ही सुप्रीम है, हमारा ऊपर और कोई नहीं। तो जो औरंगजेब था जो कि सेंट्रल का रूलर था, वो उसका डेथ हो गया। तो जो बंगाल का जो नवाब था वो बोलने लगा अब हमारा ऊपर कोई नहीं, हम ही है सुप्रीम, हम ही है राजा, हम ही है प्रजा, हम ही है सब कुछ। ठीक है। तो बंगाल का नवाब वो बोलने लगा हम ही सब कुछ, और जो हम अब तक हम बर्दाश्त करके आ रहे थे क्योंकि हमारा ऊपर कोई था, इसलिए उसको हम रेस्पेक्ट की तरह बर्दाश्त करके आ रहे थे, मगर उसका डेथ हो गया, अब हमारा ऊपर कोई नहीं रहा। अब यहाँ पर कोलकाता में जो होगा हमारा मर्जी से ही होगा। तो एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। तो ऑटोनॉमी आपको समझ में आया। बंगाल का नवाब बोलने लगा हम भी सब कुछ है। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। तो मुर्शिद कुली खान का जो उनका था, उनके बाद आया अलीवर्दी खान, उनके बाद आया सिराजुद्दौला जो उनके सक्सेसर थे, उनके बेटा पोता ये सब कुछ। ठीक है। Each one of them was a strong ruler। वो सारे एक स्ट्रॉन्ग रूलर होते। They refused to grant the company concession। वो कंपनी को हम तुम्हें कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, हम तुम्हें जो टैक्स नहीं देकर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो हम तुम्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको टैक्स देना ही होगा। तो ये रूलर बोल रहे थे कौन? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान। Demanded large tribute for the company right to trade and denied it any right to mint coins। तो वो बोल रहे थे कि आपको ट्रेड करने के लिए आपको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, आप डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। आप यहाँ पर फोर्ट नहीं कर सकते। किसके परमिशन लेकर आप फोर्ट कर रहे हो? यहाँ अब आपकी मनमर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी। एक्यूजिंग द कंपनी को वो क्या करे? वो दोषी साबित करे। आप दोषी हो, हमारे बिना परमिशन आप कैसे फोर्ट बना सकते हो? तो आप दोषी हो। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ रिसीट दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। को बोलने लगे कि आपकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, हमें बहुत सारा रेवेन्यू मिल सकता था मगर आप लोग जो रेवेन्यू नहीं दे रहे हो इसलिए हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। कौन बोला? बंगाल का रूलर। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। आप नवाब को नहीं मानते हो, आप हमें रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आप हमें टैक्स नहीं देते हो। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिसर। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के जो ऑर्डर थे, जो भी उनको रेस्पेक्ट ये सब कुछ नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेकर आ गए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो पूछताछ ही नहीं करते थे। ठीक है। उसके बाद कंपनी ऑनर्स तो अब बंगाल के रूलर हो रहे, वो ज्यादा प्रोटेस्ट करने के लिए आए। क्या यहाँ पर हमारे इलाके में ही आकर हमसे हमारा बात नहीं मानते हो? द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। तो वो बोल रहे हैं कि जो ट्रेडर होते हैं, जो हमें टैक्स मिलता था,
और वो टैक्स हमें नहीं मिल रहा है, क्यों? जो कंपनी का ऑफिशियल है वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट ट्रेड हमने समझाया जैसे कि हमने डीलर के बारे में बताया था, आपको एग्जाम्पल दिए थे। जैसे ही जो रनिंग कर रहे हैं, रनिंग यानी कि जो सेल्स कर रहे हैं, अंत कर चुके हैं, जो ट्रेड ऑफ कंपनी। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट ट्रेड टू एक्सपांड ट्रेड इट हैज टू एनलार्ज सेटलमेंट बाय अ विलेज एंड रिबिल्ड इट्स कोर्ट। तो ब्रिटिशर्स को ये सोचने लगे कि अगर हम ट्रेडिंग और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमें बहुत सारा इलाका, बहुत सारा एरिया चाहिए होगा, बहुत सारा हम पोर्ट बनाएंगे, बहुत सारा सेटलमेंट होगा, बहुत पोर्ट होगा तो बहुत सारे लोग चाहिए, ब्रिटिश ऑफिशियल चाहिए होंगे। अगर वो आएंगे तो उनका परिवार ही आएगा, उनका रहने के लिए जगह भी होना चाहिए, इसलिए बड़ा बड़ा इलाका उनको चाहिए था। समझ में आया? तो उन्होंने द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ पलासी। वो बहुत सारा कन्फ्रंटेशन हुआ, इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया बहुत सारा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो प्रोटेस्ट है, कन्फ्रंटेशन इसका मतलब जो प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ने लगा और फिर कल्मिनेटेड इसका मतलब उनका अंत हुआ। कब अंत हुआ? बैटल ऑफ पलासी में इस कॉन्फ्लिक्ट का फाइनल स्टेज। ठीक है, अब लड़ेंगे, अब युद्ध में मैदान के लिए रेडी है। यहाँ पर एक साइड में है मेंगाला नवाब और दूसरी साइड में है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते हैं, लड़ाई करते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या क्या होता है, हम देखेंगे। आप स्टे ट्यून फॉर द वॉर ऑफ बैटल ऑफ पलासी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कमेंट करके बताएगा कौन जीतेगा।